हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 5 आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप कि आपने उन लेक्चर्स को देखा होगा। नहीं देखा है तो जाइए, आराम से देखिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बस एक एक बार डेली पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के क्लास में हमारा क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यानी कि 3 डिजीज कंडीशन है। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में इस तरीके से सवाल आए कि एक ही क्वेश्चन में 3 डिजीज कंडीशन हो, लेकिन आपको मैं इस तरीके से करा रहा हूं ताकि एक दूसरे से रिलेटेड है वो एक ही पार्ट में कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको हो सके एग्जाम में सिर्फ हाइपरलिपिडीमिया लिखने आ जाए, हो सके सिर्फ एंजाइना लिखने आ जाए, हो सके सिर्फ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लिखने आ जाए, लेकिन मैं ये श्योर कहता हूं, गारंटीड लिख के देता हूं कि आज का जो क्लास है यहां से इस तीनों टॉपिक में से हाइपरलिपिडीमिया, एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। यानी एक सिंगल क्लास से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। सो प्लीज एकदम ध्यान से नजर गड़ा के रखिए ताकि हर एक चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, चलो तो ओवरऑल हम लोग शुरू करते हैं हाइपरलिपिडीमिया से कि डिजीज क्या है और उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया से, तो हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है? तो अगर कहीं पे भी हाइपर वर्ड लगा रहे, जैसे हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता था बताओ भाई? हाइपरटेंशन का मतलब बताइए क्या होता है भाई? ऋषि यादव जी बताइए, है ना? बताइए, हाइपरटेंशन का मतलब हो रहा था ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा था, करेक्ट? हाँ, तो यहाँ पे अगर हाइपर वर्ड लग गया यानी ज्यादा होना, क्योंकि यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया है यानी लिपिड का मात्रा ज्यादा हो गया। किस चीज की मात्रा ज्यादा हो गई? लिपिड की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो उसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, करेक्ट? हाँ, तो वही बोल रहा है, लिपिड बोल दो, कोलेस्ट्रॉल बोल दो, उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। इट इज अ डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है वेयर देर इज एबनॉर्मल राइज इन ब्लड फैट लेवल्स, ब्लड में वसा का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। यानी कि लिपिड के अंतर्गत आपके फैट आ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ओवरऑल एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पे आपके ब्लड में एबनॉर्मली किसका लेवल बढ़ जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, फैट का। ठीक है, हाँ। ऑल थ्रू इट इज इनहेरिटेड, लाइफस्टाइल फैक्टर्स आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स। हाँ, कुछ कंडीशन में ये इनहेरिटेड होता है। अगर माता पिता को हाइपरलिपिडीमिया की इशू है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आप में भी हो सकता है, बढ़ सकता है। अदरवाइज आजकल का लाइफ स्टाइल, अगर फिजिकल वर्क बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड खाने का खाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा रिस्क होते हैं। यानी यह एक ऐसा विकार है जिसमें रक्त में वसा यानी ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। यद्यपि यह अनुवांशिकी भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है, माता पिता से भी आपको मिल सकता है, लेकिन जीवन शैली संबंधित कारक इसके मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल लेवल जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके बॉडी में कितना होता है? लेस देन नॉर्मल कंडीशन में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इट इज, हाँ चलो बहुत बढ़िया। क्या हुआ सिमरन जी, उदास क्यों हुआ आप? चलो इधर देखो भाई, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कमी होती है। तो मतलब इतना लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल। अगर 200 mg पर डेसीलीटर से कम है तब तक ठीक है, लेकिन अगर 200 mg से ज़्यादा हो गया, 300 400, तो वो कंडीशन हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या तो हाइपरलिपिडीमिया कहलाता है। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल के 2 प्रकार हैं, एक होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपके पास इमेज हो तो मैं दिखाता हूं। चलो ये वाला इमेज, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। एक होता है एलडीएल, एलडीएल जिसको हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल।
अच्छा, क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल है? तो जो एलडीएल है ना, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये चिपकू होता है ना, चिपकू होता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स में चिपकता है। जो ये येलो वाला देखो, ये ब्लड वेसल्स है, और इसमें जो ये येलो वाला लेयर दिख रहा है ना, एक्चुअली ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल है। एलडीएल चिपकता है, देखो येलो वाला जितना भी ड्रॉपलेट दिख रहा है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि ये चिपकता है। और आपको पता है कि अगर आपके ब्लड वेसल्स में, जैसे नाली है, नाली में पानी बहता है, अगर नाली में कहीं पे कचरा जाम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगा। जस्ट लाइक दैट आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स में अगर पूरा पैसेज क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये इस तरीके से जमा हो गया तो इसको कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाना इन द ब्लड वेसल्स। ये टर्म कहलाता है अथेरोस्क्लेरोसिस, करेक्ट। हाँ, ये अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल है वो चिपक जाता है। चिपकने की वजह से अलग अलग आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मान लो कोरोनरी आर्टरी, ऐसा आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, उस आर्टरी में इस तरीके से जम गया और किसी दिन मान लो यहाँ पर इंजरी हुई और ब्लॉक हो गया, पहले ही रास्ता बंद है, पूरे ब्लॉकेज हो गए, हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर मान लो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है, फिर भी रास्ता कहीं ना कहीं सकरा हुआ है, तो एक पाइप के अंदर पानी तो उतना ही है, यानी ब्लड तो उतना ही है, लेकिन अगर रास्ता सकड़ा हो गया तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यानी इसके वजह से हाइपरटेंशन की भी इशू आती है। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट फेल्योर का भी एक कारण बनता है, क्योंकि भाई कोरोनरी आर्टरी में अगर इस तरीके के ब्लॉकेज आ गए या फिर इस तरीके से फंस गया या कोलेस्ट्रॉल जा करके वहाँ पे जम गया, चिपक गया, तो कहीं ना कहीं ब्लड कहीं हार्ट को कम मिलेगा, तो उससे एंजाइना यानी चेस्ट पेन जैसे इशू, यानी बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जितने भी लगभग कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं वो मोस्टली इसी कारण से होते हैं। मोस्टली प्राथमिक कारण उसका यही है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जम गया है उनके कोरोनरी आर्टरीज में। वैसी आर्टरी, वो आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। तो कहने का मतलब इसीलिए इसको बैड कहते हैं, क्योंकि ये चिपकू होता है, चिपकता है और रास्ता में बाधा डालता है, नैरो कर देता है। जबकि HDL जो हाई डेंसिटी वाला है वो अच्छा होता है। वो अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो इजीली फ्लो करता है, और साथ ही साथ जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ लेके जाता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ लेके जाता है कि भैया चलो चलो यहाँ नहीं रुकना है, लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे याद रखने का तरीका ये याद रख सकते हो कि LDL चूंकि लो डेंसिटी है, लो लोग जो लोअर सोच वाले लोग बैड होते हैं, खराब होते हैं। जो निचला सोच रखते हैं ना वो खराब होते हैं। जो ऊंचा सोच रखते हैं ना, ऊंचा सोचते हैं, ऊंचा करने की सोचते हैं, यानी हाई सोचते हैं, तो वो अच्छे होते हैं। तो सिंपली है भाई, LDL यानी लो डेंसिटी वाले क्या होते हैं, खराब होते हैं, क्योंकि ये चिपकू होते हैं, है ना। हाँ, जिनकी सोच थोड़ी लो है, ऐसे याद रख सकते हो, लो डेंसिटी यानी लेस, और इसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन 100 mg/dl, यानी कि आपके ब्लड में 100 mg/dl से कम होना चाहिए, तब तक ठीक है। 100 से ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL एटलीस्ट 60 mg/dl, कम से कम 60 mg/dl तो होना ही चाहिए। अगर इससे भी कम हुआ तो फिर दिक्कत होगी, है ना। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 150 mg/dl, ठीक है। हाँ, अब ये LDL देखो क्या बोल रहा है, LDL को फुल फॉर्म में एक बार पूछ दिया था, क्या कहते हैं बताइए पारस धुमाल जी। अब सबसे ज़्यादा किस खाने में, अगर जो आप जंक फूड खाते हो, ऑयली खाना खाते हो, तो उसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है, दे कैन ब्लॉक द आर्टरीज, ये आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, इसी वजह से इसको ब्लॉक कहते हैं, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल। अब इससे भी खराब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी VLDL। इट इज ऑल्सो बैड बिकॉज इट कैन फॉर्म प्लेक, ये तो और गांठ बना लेता है, अंदर जाके प्लेक बना लेता है, ठीक है। हाँ, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दे हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। सो दे आर गुड, इसलिए ये अच्छा होता है। समझ गए? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब उसी को हिंदी में लिखा हुआ है देखो,
कुल कोलेस्ट्रॉल यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कहते हैं 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम से कम 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन धमनियों में जाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकता है, इसलिए इन्हें खराब माना जाता है। वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये भी हानिकारक है क्योंकि ये प्लेक बनाने का काम करता है, गांठ बनाने का काम करता है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल हटाने में मदद करता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। ठीक है, हाँ। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सर? कारण ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, है ना, मैंने कारण भी आपको बताया हुआ है। अगर इंडिविजुअली हाइपरलिपिडीमिया पे सिर्फ सवाल आ जाएगा तो कारण भी लिखने होंगे। कारण में है जेनेटिक कॉज, अनुवांशिक यानी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेस एलडीएल और पुअर फैट मेटाबॉलिज्म, यानी अनुवांशिक विकार हो सकता है माता पिता से ही अनुवांशिक लिया, आपके जेनेटिक में माता पिता का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, एलडीएल बढ़ा रहता है, तो शायद आपको भी बढ़ा रहे, जिनसे एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वसा का चपा या फिर आपके बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म उतना बढ़िया नहीं हो रहा है ना, हाँ। या फिर लाइफ स्टाइल डिजीज, ज़्यादातर ये जीवन शैली एवं रोगों से होने वाले कारण, जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे जाहिर सी बात है हम लोग उतना फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना, हाँ, समय नहीं मिलता, सुबह से शाम तक इधर उधर काम ही बैठ के पढ़ाना उड़ाना, तो फिजिकल वर्क कम करते हैं, जिस वजह से हम लोगों को इन फ्यूचर ये दिक्कत आ सकती है। तो अभी यंग है तो उतना पता नहीं चल रहा है, जो लिपिड का मात्रा ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा तब पता चलता है 40 साल 45 साल की उम्र में, है ना, हाँ। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इंक्लूडिंग मी एक्सरसाइज 1 घंटे 1.5 घंटे जरूर करने चाहिए, हेल्दी, है ना, अनहेल्दी डाइट लेना, ज़्यादा फैटी जंक फूड वगैरह लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी अस्वस्थ आहार लेना, व्यायाम की कमी होना, ये सब कहीं ना कहीं आपके कारण हो सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, क्या था ना, मोटापा याद रखना, मोटापा मतलब ओवरऑल सब बीमारी का कारण है। वेट जिसका जितना कम, बचपन में मम्मी लोग बोलती थी मोटावे नीचे मोटाते नीचे, लेकिन अगर हमको लिटरली मतलब बचपन में हम बहुत पतले थे, अभी मोटे हो गए, तो मोटापा कहीं ना कहीं ओबेसिटी आपके बीमारी का कारण है। जितना शरीर को फिट रखिए, पतला रखिए, बढ़िया रहेगा। चर्बी उतना कम होना चाहिए। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ये भी आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। हाइपोथायराइडिज्म, यस, अगर थायराइड की कमी है तो भी कंडीशन में आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। लीवर और किडनी डिजीज, सही से यकृत और गुर्दे की बीमारी है तो जाहिर सी बात है लीवर में मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेस अल्कोहल इंटेक, अत्यधिक शराब का सेवन करने से भी हो सकता है। सर्टेन ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स, ओसीपीज, एंटी हाइपरटेंसिव्स, ओसीपीज का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड, गर्भ निरोधक गोलियाँ, रक्तचाप की दवाइयाँ यानी एंटी हाइपरटेंसिव्स लेते हैं, तो उन कंडीशन में क्या होते हैं, है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर, क्या कहते, मतलब ओवरऑल कहना क्या मतलब समझ रहे हो, एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ लेते हैं तो उससे भी हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। अब इसके सिम्टम क्या है भाई, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इसके लक्षण। पहली बात है यूजुअली एसिम्टोमेटिक, इसका कोई लक्षण नहीं है ना। नो अर्ली सिम्टम्स, सामान्यतः कोई लक्षण नहीं होते, प्रारंभ में कोई संकेत नहीं देता है ना। फिर जेंथोमोनास, येलो फैटी डिपॉजिट्स ऑन द स्किन एंड टेंडन्स, जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो त्वचा पर या टेंडन पर पीले पीले वसायुक्त जमाव देखने को मिलता है, पीला पीला गांठ बनने लगता है। फिर है क्या कहते हैं, जेंथिलेज्मा यानी येलो पैचेज ऑन द आईलिड, पलकों पर पीले धब्बे बन जाना। जब कम होता है तो बड़े कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तब थोड़ा पीले पीले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। कॉर्नियल ऑर्कस यानी ग्रे वाइट रिंग अराउंड कॉर्निया, कॉर्निया के चारों ओर थोड़ा सा सफ़ेद रिंग बन जाना, जो आपके आंखों में कॉर्निया उसके चारों ओर सफ़ेद रिंग बन जाना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरलिपिडीमिया के हैं। फिर है अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना। हाँ, मैंने बताया अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है अगर कोरोनरी आर्टरीज या फिर कोई भी आपकी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, इस तरीके से जम गया, तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी कि आर्टरी नैरो हो गई। हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है, धमनियों का संकुचन जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है, तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस भी एक सिम्टम है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस यानी सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड्स, अगर ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हो गए तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। अग्नाशय में सूजन हो सकता है जिसमें पेट दर्द होगा ट्राइग्लिसराइड बहुत अधिक होने पर, ठीक है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, है ना, हाँ।
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखने वाले हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग को कौन कौन सी दवा चलती है, तो यहाँ पर स्टेटिन क्लास की दवा चलती है, स्टेटिन। ये सब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से ही मेनली, जो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप आपका होने वाला है सेंट्रल फार्मेसी पर, उसमें मेनली फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वाला ही पार्ट, वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सेट रहेंगे कि बताओ भाई, जो कि आपके स्टेटिन क्लास के ड्रग है, अटोरवास्टेटिन, किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो हाइपरलिपिडीमिया में यूज होता है। क्योंकि ये अटोरवास्टेटिन, याद रखना, मैं बताता हूँ, स्टेटिन क्लास के ड्रग्स जिसके भी लास्ट में स्टेटिन होता है, जैसे अटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, रोसुवियास्टेटिन, ये सब, ये जो आपके स्टेटिन क्लास के ड्रग्स हैं, ये HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं। एक बार आपके एग्जाम में सवाल आया कि बताओ भाई, अटोरवास्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मानते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, लेकिन कैसे, तो याद रखना, एक एंजाइम है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, इस एंजाइम के मदद, यही एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है लिवर में, तो इसी एंजाइम को जाके इनिबिट कर देता है, जिससे लिवर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। समझ रहे बात को? हाँ, जिससे क्या होता है, एक्शन में LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू कम हो जाता है। ये दवाएं LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। समझ गए? जैसे यहाँ देखो, अटोरवास्टेटिन के नाम से आपकी दवा है। फिर है फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स में आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल में जेमीफाइब्रोजिल एंड फिनोफाइब्रेट, जेमीफाइब्रोजिल एंड फिनोफाइब्रेट। इसमें इसके काम क्या है, एक्शन, ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा कम करना, HDL का मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। हाँ, तो ये फाइब्रेट्स याद रखना, फाइब्रेट्स जो होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो जेम फाइब्रोजिल और फेनोफाइब्रेट, ठीक है, जेम फाइब्रोजिल एंड फेनोफाइब्रेट इसके एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट में फाइब्रेट वर्ड लगाता है, ये भी ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करता है, ठीक है, और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ाता है, तो ट्राइग्लिसराइड को घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, तो ये ड्रग्स चलते हैं। फिर नियासिन क्लास का ड्रग चलता है जिसको निकोटिनिक एसिड कहते हैं, जो क्या करता है, ये भी LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। बाइल एसिड सिस्क्विट्राइंस, जिसमें आपके कोलिस्ट्राइमिन एंड कोलिस्टिपोल, ये कुछ ड्रग्स हैं जैसे कोलिस्ट्राइमिन, कोलिस्टिपोल, जो कि क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं बाइल एसिड से, जिससे कि आपके LDL के मात्रा को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के मात्रा को कम करते हैं, है ना। हाँ, बाइल एसिड से जुड़कर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, बाइल एसिड सिस्क्विट्राइंस, जो कि यहाँ यूज़ होता है। फिर कुछ ड्रग यूज़ होते हैं जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर्स, यानी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं। एग्जाम्पल में है एजेटिमाइब, ठीक है। जैसे इसका एक्शन क्या है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपने कुछ फैटी खाना खाया जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो ये दवा क्या करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, यानी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकती है। फिर कुछ दवाएं हैं जैसे PCSK9 इनिबिटर्स, जिसमें आपके एग्जाम्पल में है एलाइरोक्यूमाब एंड एवोलोक्यूमाब, जो कि LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फॉर रेजिस्टेंट केस, कठिन मामलों में LDL स्तर को घटाने में सहायक होते हैं। आपने क्या देखा भाई, देखो जरूरी नहीं कि आपको हो सके आप ज़्यादा एग्जाम में नहीं लिख पाएँ, आपको डर लग रहा होगा सर कितना लिख पाएंगे, भाई कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिख दोगे तो काम चल जाएगा। जैसे स्टेटिन लिख देना, फाइब्रेट्स लिख देना, नियासिन लिख देना, बाइल एसिड सिस्क्विट्राइंस लिख देना। अगर याद हो तब जाके कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर, PCSK9 इनिबिटर्स, जरूरी नहीं है कि A to Z सब लिखना जरूरी है। समझ गए? हाँ, तो हमने बताया सबसे पहले हाइपरलिपिडीमिया। बताओ भाई, हाइपरलिपिडीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है लिपिड की मात्रा कम होना, करेक्ट। हाँ, अब हाइपरलिपिडीमिया में क्या है, जहां पे एबनॉर्मली राइज हो जा रहा है ब्लड में क्या, फैट का लेवल, खास करके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें आपके नॉर्मल लेवल की। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कहलाता है, LDL। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है, सबका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। फिर सबके नॉर्मल लेवल बता दिए, कॉजेज बता दिए, फिर हमने बता दिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, एंड फिर उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
चलो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो। यहाँ से कुछ MCQs पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, फिल इन द मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ टॉप 20 इज एनफ। टॉप 20 का टक्कर कोई दे ही नहीं सकता है, एनफ मैं लिख दे रहा हूँ, लो, है ना। एनफ मतलब समझते हो, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अब आपको इससे ज़्यादा श्योरिटी नहीं दी जा सकती, बस आपको चुन के दिया गया कि इतना पढ़ लो। क्योंकि यकीन मानो दोस्त कि मैं ये टॉप 20 ऐसे नहीं बनाया हूँ, कुछ ऐसे बनाया हूँ ताकि कम से कम समय में बच्चा पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर ले। ये टॉप 20 नाम है, लेकिन अंदर लगभग सारी चीज़ें हैं। ये इसका रहस्य है जो आज मैं ओपनली बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, समराइज्ड फॉर्म में है, लिमिटेड फॉर्म में है, जितना आपको ज़रूरत है। अदरवाइज इतना ही पढ़ने जाओगे अलग किताब में तो इतनी मोटी किताब देखने को मिलेगी, चक्कर आ जाएगा। ठीक है। विच लिपोप्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा बैड है? हमने बताया था जो सोच छोटा रखता है, लो रखता है, लो लेवल के लोग बैड होते हैं। हाई लेवल के लोग जो हाई सोच रखते हैं तो भैया, है ना, कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, रहो सामान्य सोचो बहुत ऊंचा, है ना। तो वही है, इसमें क्या हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल। आप लोग आंसर बी कर रहे हो, चलो मान लेते हैं बी आंसर सही है। लो भाई, एक क्वेश्चन ये आ गया था, एक क्वेश्चन ये आ गया था। HDL यानी कोलेस्ट्रॉल इज रेफर टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल, नेचुरल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, इसेंशियल कोलेस्ट्रॉल। जवाब दो। जवाब देते रहो भाई, बिना जवाब दिए पढ़ाई नहीं होती है, समझ रहे हो बात को। पढ़ाई तभी होगी जब बढ़िया से आप लोग जवाब दोगे। यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बोल रहा हूँ, आपको पता है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस वजह से मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि लंबा तक क्लास ले सकूँ। अभी और भी क्लासेस लेने हैं मुझे, थोड़ा एनर्जी रिजर्व करके रख रहा हूँ। हाइपरलिपिडीमिया रेफर्स टू एलिवेटेड लेवल ऑफ। हाइपरलिपिडीमिया में किस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर, ब्लड लिपिड, ब्लड ग्लूकोज या फिर सीरम कैल्शियम। चलो भाई, राहुल जी, आयुषी, सौम्या, चलो बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप सभी लोग। हाइपरलिपिडीमिया में लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड लिपिड का लेवल बढ़ जा रहा है। इसको हाइपरटेंशन कह देंगे, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कह देंगे, इसको हाइपरकैल्सीमिया कह देंगे। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हाइपरकैल्सीमिया कह देंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन, इसमें हाइपरलिपिडीमिया कितनों लोगों को समझ में आ गई भाई? कमेंट में दिल बना के बताना यार। अगर ये क्लियर हुआ हो तो हम लोग एंजाइना की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहीं से पढ़ रहे हैं, इसी को शुरुआत मान रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आराम आराम से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। मुझे 2 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा टॉप 20 में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आराम आराम से चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम समझा समझा के। क्योंकि अब वो पार्ट में आ चुके हैं जहाँ पर आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा ताकि आप पेपर में लिख सको। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि आपको एक एक बात याद हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। किस में आते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा कंडीशन है ना, इसको हम लोग चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं। इसमें चेस्ट पेन होता है, खास करके किधर साइड? तो लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में होता है सर? तो लेफ्ट साइड में इसलिए होता है क्योंकि आपका हृदय किधर पाया जाता है? लेफ्ट में। तो एक्चुअली होता क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन। सीने में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर हार्ट के मसल्स को सही मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या होता है? दर्द का एहसास होता है। मान लो जैसे हार्ट को कौन सा ब्लड वेसल्स क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, आपका देने का काम करता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन देता है? तो कोरोनरी आर्टरी। जैसे ये मान लो आपका हार्ट है, ये मान लो दिल है, दिल है कि मानता नहीं। चलो ध्यान से सुनना, ये दिल है, हार्ट है, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई दे रहा है सर? ये कोरोनरी आर्टरी दे रहा है, कोरोनरी आर्टरी दे रहा है। ठीक है। हाँ, अगर ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम कर रहा है, समझना बात को एकदम फैक्ट के साथ, तो अगर यहाँ कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गए किसी कारणवश, वही कोलेस्ट्रॉल जम गया,
तो कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ही ब्लॉकेज होता है, जिससे कि कम मात्रा में ब्लड जाएगा हार्ट को, और हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हार्ट तो दिन रात काम करता है। तो अगर बिना ऑक्सीजन के वहाँ पर काम करेगा और कहीं पे भी अगर बिना ऑक्सीजन के काम करेगा तो आपको दर्द जैसा एहसास होगा। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आप जूम करके देखोगे तो देखो भाई, हार्ट में पेन स्टार्ट हुआ, इसको चेस्ट पेन कहते हैं। एक्चुअली हार्ट में, दिल में दर्द स्टार्ट होता है ना, एक्चुअल दिल में दर्द यहाँ पे होता है। ये देखो कोरोनरी आर्टरी दिखाई गई है, जिसमें आपको दिखाया गया होगा बीच बीच में येलो येलो वाला पार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुई है। जिस दिन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट अटैक सीधा। ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से रुकी नहीं है, लेकिन जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से हृदय को कष्ट हो रहा है, और जहाँ कष्ट होगा वहाँ दर्द होगा, है ना। हाँ, तो यानी हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं, डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड इनफ मात्रा में नहीं पहुँच पा रही है। यानी यह दिल की धमनी की बीमारी है, खास करके ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का एक सिम्टम है। समझ रहे बात को, ये एक लक्षण है, ना कि कोई बीमारी है। चेस्ट पेन होना सिम्टम है किस बीमारी का? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। यानी कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ठीक है। हाँ, समझ गए, वही चीज़ें लिख रहा है। अब ये देखो एंजाइना के टाइप्स होते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी है। ये जो पाइप दिखाई गई है, ये पाइप कुछ और नहीं है, ये कोरोनरी आर्टरी है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कोरोनरी आर्टरी है? देखो लिखा हुआ है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी। जब ये आर्टरी पूरी तरीके से खुली हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेल्योर सेम है कि अलग है? नहीं, एंजाइना पेक्टोरिस अलग है, हार्ट फेल्योर अलग है, हार्ट अटैक अलग है। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट में पेन होता है ना। हार्ट कमजोर नहीं हुआ है, हार्ट ऐसा नहीं हुआ कि इनफ मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। जबकि हार्ट फेल में दर्द नहीं करता है, सीने में दर्द वगैरह नहीं होती है, उसमें क्या होता है, हार्ट अनेबल हो जाता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेल्योर में तो हार्ट बीट ही करना बंद कर देता है, हार्ट अटैक में। अब सबसे पहला कंडीशन है स्टेबल एंजाइना, जो कि मोस्ट कॉमन एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना। ये किसकी वजह से होती है? तो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है सर? तो ये देखो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गई, थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है जिससे कि ब्लड जा रहा है, ये स्टेबल एंजाइना है। एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, इससे भी खतरनाक कंडीशन होता है ना, सबसे ज़्यादा यही होता है, मोस्ट कॉमन है। फिर अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना दो कारण से होती है, एक तो आपका क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा वहीं पर ब्लड क्लॉट भी जमा हो गया, लेकिन फिर भी रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ है, ब्लड के जाने के लिए। देखो थोड़ा सा बचा हुआ है जिससे ब्लड जा रहा है, ये अनस्टेबल एंजाइना। इसमें थोड़ा और ज़्यादा गंभीर समस्या होती है। अगर मान लो किसी तरीके से खुदा ना खास ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। हमको तुरंत से ऐसी दवा देनी होगी जो ये कोरोनरी आर्टरी को फैला दे, जैसे कि ब्लड सप्लाई जाने लग जाए। वेरिएंट एंजाइना होता है, ये टेम्पररी एंजाइना होता है, ऑटोमेटिक होता है। कई बार अचानक से ये कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आ जाता है, स्पाज्म यानी संकुचित हो जाती है, लेकिन अच्छी बात है कि ये अपने आप फिर रिलैक्स भी हो जाती है, यानी नॉर्मल भी हो जाती है। कोरोनरी स्पाज्म की वजह से होता है, ठीक है। तो एंजाइना के टाइप्स आपने देख लिया, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। अनस्टेबल एंजाइना ब्लड क्लॉट भी होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाती है। वेरिएंट एंजाइना में कोरोनरी स्पाज्म यानी संकुचित हो जाती है। जैसे ईटियोलॉजी ऑफ एंजाइना, एंजाइना के कारण, है ना। देखो एंजाइना के कारण, मुख्य कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। एक बार पूछा गया था सीएडी का फुल फॉर्म बताओ, है ना। सीपीआर हार्ट अटैक के केस में देते हैं। कई बार होता है हार्ट बीट करना ही बंद कर गया, है ना, तो वापस से कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए सीपीआर दिया जाता है, ताकि जल्दी जल्दी हार्ट आपका वापस से रिदम में आ जाए। क्योंकि एक बार हार्ट अगर पूरी तरीके से रुक गया तो फिर मतलब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है, फिर खत्म हो जाएगा इंसान। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ पे क्या होता है, प्लेक नैरोज कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन जाना, गांठ बन जाना, या तो नैरो हो जाना, यानी कोरोनरी धमनियों में प्लेक जमा होकर उन्हें सकरा कर देता है, ये एक कारण है एंजाइना का। दूसरा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं है, अचानक से ये स्पाज्म हो जाए, संकुचित हो जाए, हो सकता है ना। यस, टेम्पररी आर्टरी कंस्ट्रिक्शन, जिसमें धमनियों का अस्थायी संकुचन, वो भी कारण बन सकता है। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, मान लो जैसे कि ऑक्सीजन डिमांड अभी तक जैसे नॉर्मली आप सो रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आप जब दौड़ोगे तो आपका हार्ट बीट का रेट ज़्यादा हो जाता है, यानी हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा तेज़ी से। लेकिन मान लो कि आपका कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, आपको वहाँ तक सही से मात्रा में उतना ब्लड नहीं जा पाएगा, वहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो देखना किसी किसी को लोग को एक्सरसाइज में, स्ट्रेस में या कोल्ड में क्या होता है, ज़्यादा मतलब चेस्ट पेन होने लगता है, तो एक्चुअली वो एंजाइना का सिम्टम है। ठीक है, हाँ, अगर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ पर तनाव होगा, चूँकि उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी में हर्ट महसूस हुआ, अपने आप में ऑक्सीजन की कमी महसूस किया, तो फिर दिक्कत आएगी। सीवियर एनीमिया, अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा एनीमिया हो गया, एनीमिया मतलब है आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, तो भैया हीमोग्लोबिन या आरबीसी ही तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर इसी की कमी हो जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, गंभीर एनीमिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि कार्डियोमायोपैथी मैंने कल ही बताया, कार्डियोमायोपैथी यानी कार्डियक मसल्स ज़्यादा थिक हो जाते हैं। कार्डियक मसल्स कई बार होता है, जैसे हार्ट फेल्योर का भी ये कारण था, कार्डियक मसल्स थिक हो जाना, थिक हो जाना मतलब समझते हो, मोटा हो जाना, ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जिससे उसके बाद उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नीड बढ़ जाएगी, और उतना जाके मिल नहीं पाएगा क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। तो इस वजह से भी आपके कोरोनरी एंजाइना पेक्टोरिस यानी सीने में दर्द हो सकता है। ठीक है, हाँ। जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स, लक्षण, है ना। टॉप 20 बुक, अभी आप लोग बुक का थोड़ा सा वेट कीजिए, बुक 10 तारीख तक मुझे लग रहा है कि डिस्पैच हो पाएगा, जैसा मैंने बात किया अभी। चूँकि वहाँ पे प्रिंटिंग हब वाले भी हमें थोड़ा धोखा दे दिए यार, वो बोले थे 1 अप्रैल को हम आपके बुक को निकाल देंगे, इसीलिए हमने प्री बुकिंग कर ली, अदरवाइज़ हम नहीं करते प्री बुकिंग। लेकिन उनके घर में शायद उनके कुछ इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इलाहाबाद में बुक प्रिंट होती है, पता नहीं क्या कारण हुआ नहीं हुआ, वो लोग हमें झूठ बोले और उससे हम फंस गए। इसीलिए मैं अभी आपको टॉप 20 सेकेंड ईयर के बुक को ऑर्डर करने बोल नहीं रहा हूँ। हमारी टीम प्रॉपर लगी हुई है, रवि भाई बुक डिपार्टमेंट के हेड हैं, रात दिन परेशान है, एक बार में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गया बुक का, है ना। इसीलिए थोड़ा सा क्लैश देखने को मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पीडीएफ से पढ़ो, कोई बात नहीं है, जब आ जाएगा सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मैं खुद बोलूँगा कि भाई आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, राघव मिश्रा कह रहे सर पहले सर पतले थे क्योंकि सर की माताजी खाना लिमिट में खिलाती थी, फिर सर जी थोड़े समय के बाद खाना अपने मन से खाने लगे, फिर ले आओ जो कुछ भी हो, तभी मोटे हो गए सर। राघव मिश्रा जी मोटे हो गए, पता नहीं किस वजह से मोटे हो गए, लेकिन थोड़ा सा पेट वेट निकल गया यार, थोड़ा सा डाइटिंग कर रहा हूँ, कुछ मेरा कर्व वगैरह जॉ लाइन दिख रहा है ना, हाँ मैं डाइटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो तबीयत खराब हो गया। ये तो बीच में मैंने पूरा डाइटिंग वगैरह स्टार्ट किया था ताकि थोड़ा सा फिटनेस में रहें। बरतुहाड़ी में एक लड़की आया था देखने के लिए, वो लड़की बोल दी कि आप थोड़ा मोटे लगते हैं, तो फिर उससे छांट दिया लड़की, तभी से दिल पे चोट लग गया। कह रहे यार मोटा बोल के छाट दिए लोग। चलो, लेकिन मुझे लगता है इतना तो होना चाहिए यार, ऐसा पूरा एकदम लिखड़ा रहेगा क्या। कभी उदित सर को देखना यार, हमको तो हवा हवा ही लगता है यार, शरीर में कुछ है ही नहीं, पेट में तो पता ही नहीं चलता कुछ है, एकदम पतले हैं वो। वो कहता जिम ज्वाइन कर लो यार, एक बार जिम ज्वाइन किए थे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत है यार, थोड़ा बहुत टहलते बोलते बस, इतना इतना ठीक है। चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होना, सीने में दर्द होना। चलो, सीने में दर्द होना, उदित सर मोटे होने के लिए परेशान है कि भाई किसी तरह से मोटे हो जाए, हम पतले होने के लिए परेशान है किसी तरह से पतले हो जाए। आदित्य सर ठीक है, लेकिन आदित्य सर का भी अब पेट वेट थोड़ा नहीं, यार मेन बात है उनकी शादी हो गई, अब क्या टेंशन है, भाभी जी घर पर है ही तो क्या दिक्कत है। हम लोगों को थोड़ा चिंता होता है कि अभी ब्याह शादी नहीं हुआ है, शादी ब्याह हो जाएगा तो थोड़े हम तो और मोटा के घेट हो जाएंगे, तब क्या टेंशन लेना है। हाँ, थोड़ा बस हेल्थ के लिए बढ़िया मेंटेन करेंगे। चलो, चेस्ट पेन सीने में दर्द, डिस्कम्फर्ट सीने में भारीपन या असुविधा, है ना। चलो, डिस्कम्फर्ट यानी सीने में भारीपन या असुविधा, स्ट्रेस यानी तनाव या थकान के समय के दर्द, मतलब आपको यहाँ पे चेस्ट पेन होगा लेफ्ट साइड में खास करके, और लेफ्ट आर्म की ओर रेडिएट होगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा सीने में भारीपन,
तनाव या थकान के समय दर्द बढ़ जाना, जब आप तनाव लेते हैं या फिर थकान होती है तो उस समय दर्द बढ़ जाना। स्क्वीजिंग, सीना कसने या दबने जैसा महसूस होना, यानी आपको लगेगा कि सीना एकदम कोई निचोड़ रहा है, ऐसा लगेगा। बर्निंग और शोल्डर पेन, जलन या कंधे में दर्द, खास करके कंधे तरफ भी दर्द फैलता है। ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना। रफ्यूज स्वेटिंग, यानी अत्यधिक पसीना आना। ये कुछ सिम्टम है ना, ये कुछ सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसके, एंजाइना का। ठीक है, हाँ, ये देखो एंजाइना के सिम्टम्स लिखाए गए हैं। चेस्ट पेन होना, जैसे टाइटनेस, हैवीनेस, प्रेशर फील होना, इस तरीके से। और रेडिएटिंग पेन इन द आर्म, नेक, जॉ, ये आर्म में और नेक में, जॉ में भी पेन धीरे धीरे फैलने लगता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना। लाइट हेडनेस, थोड़ा सर चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसी पर्सिपिटेशन यानी पसीना ज़्यादा होना। हाँ, दवा इसका एक सबसे अच्छी दवा है नाइट्रोग्लिसरीन। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ना जाने कितनी बार। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है सर? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के औषधीय उपचार। नाइट्रेट्स यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन याद रखना, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये आपके रिलीफ चेस्ट पेन बाय डायरेक्ट डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज। एक दवा आती है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि इसको सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, यानी कि छोटी सी टैबलेट होती है, जीभ के नीचे रखना होता है और वहीं से एब्जॉर्ब होकर के तुरंत से क्विक एक्शन शो करती है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके जाकर के कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देती है। जिस आर्टरी में कहीं ना कहीं मान लो फंसा हुआ चीज़ें हैं जिससे कि ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो अगर इसको फैला देंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड जाना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो यहाँ पर चलता है नाइट्रोग्लिसरीन दवा। सर आज मोटे नहीं होते तो आप आज नंबर मिल गया होता, आपको आज नंबर, किस चीज़ का नंबर भाई? चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, रिलीफ चेस्ट पेन, हाँ चेस्ट पेन में रिलीफ होता है बाय डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके। इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। कोरोनरी धमनियों को फैलाकर छाती के दर्द को कम करते हैं और हृदय में रक्त प्रवाह बढ़ाने का काम करते हैं। कौन? नाइट्रेट्स, है ना। अच्छा, कह रहा विंका वाली का, अरे भाई वो विंका काल्पनिक थी। नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, रिलीव चेस्ट पेन बाय डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज। एक तो ये दवा है। दूसरा बीटा ब्लॉकर्स दवा चलती है। बीटा ब्लॉकर में क्या होते हैं, खास करके मीटोप्रेलोल और एटिनोलोल। मीटोप्रेलोल और एटिनोलोल एक्शन क्या है, रिड्यूस हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को कम करता है एंड वर्कलोड को कम करता है। डिक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड ऑन द हार्ट, हार्ट के ऊपर ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देने का काम करता है, ऑक्सीजन डिमांड को घटाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हृदय की गति को कम करता है, जिससे कि हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। कम काम करने की वजह से उससे ऑक्सीजन की आवश्यकता घटा देंगे। ठीक है, हाँ। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं, जैसे आपके एम्लोडिपिन, डिल्टियाज़ाम हो गए। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर दें। रिड्यूस हार्ट वर्कलोड, वर्कलोड कम होगा। इंप्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगा। रक्त वाहिकाओं को शिथिल करते हैं, हृदय का कार्यभार कम करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ। फिर कुछ एंटी प्लेटलेट एजेंट भी दवाएं देते हैं, जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल। अगर मान लो वहाँ पे क्लॉट बन गया, अगर मान लो ये ब्लड वेसल्स क्या है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल है और यहाँ क्लॉट भी बना हुआ है, इस क्लॉट की वजह से दिक्कत हो रही है, तो अब यहाँ और क्लॉट ना बन जाए तो उस क्लॉट के बनने के रोकने के लिए एंटी प्लेटलेट एजेंट दिया जाता है ना, कि वहाँ क्लॉट बन के बाधा ना हो। प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी, यानी आपके कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट ना बन जाए। क्लॉट बनेगा तो और ज़्यादा दिक्कत है ना, कोरोनरी धमनियों में रक्त थक्के बनने से हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टेटिन क्लास की ड्रग्स चलेगी। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही तो रुकावट हो रहा है, उसकी मात्रा को कम करना है। एटोरवास्टेटिन या सिम्वास्टेटिन, ये लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड रिड्यूस प्लेग बिल्डअप इन द आर्टरीज, यानी आर्टरीज में ब्लड के कहते हैं प्लेग बिल्डअप को कम करने का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, धमनियों में प्लेग कम बनते हैं। ठीक है। रेनोलाजिन, रेनोलाजिन भी यूज होता है। रिड्यूसेस एंजाइना सिम्टम्स, ये एंजाइना के सिम्टम को रिड्यूस करते हैं। इंप्रूविंग हार्ट मसल मेटाबॉलिज्म विदाउट अफेक्टिंग हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, यानी हृदय के मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म को सुधार कर एंजाइना के लक्षण को कम करते हैं और बिना हृदय गति या रक्तचाप पर असर डाले हुए। कौन? रेनोलाजिन।
अब इसमें जरूरी नहीं कि आप सब लिखो, नाइट्रेट्स तो कंपलसरी है, लिखना ही है, कम से कम नाइट्रेट्स जरूर लिखना, क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी बने हुए हैं कि एंजाइना का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, एंजाइना का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग बताओ ना क्या है, नाइट्रेट्स। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अरे कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो ये सब तो दवा चलेगी ही, एंटी प्लेटलेट एजेंट, स्टेटिन, इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख देना। अब चलो कुछ क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के आंसर को जवाब दे दो। आज एक गाना मेरे मन में बार बार घूम रहा है, बादशाह वाला, बड़ो लोकर बेटी लो लोम्बा लोम्बा चूल, एमन मथाए बेबे दे बोलाल गेंदा फूल। यहाँ पे कोई वेस्ट बंगाल से हैं, हमको बंगाली भी आता है बोलने थोड़ा बहुत। ये जो मैंने बोला ये बंगाली गाना है तो बादशाह का ही गाना, लेकिन उसमें बीच में बंगाली टोन दिया हुआ है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ एंजाइना, एंजाइना का क्लासिक सिम्टम, क्रशिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, सडन वीकनेस ऑन वन साइड, शार्प, अच्छा देखो एंजाइना का ऑप्शन पढ़ो, पहला ही तो ऑप्शन है क्रशिंग चेस्ट पेन, यस चेस्ट पेन होता है और लेफ्ट आर्म की ओर, लेफ्ट आर्म की ओर क्यों फैलता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट है ना, इसलिए। एंजाइना पेक्टोरिस इज प्रीमियरली कॉज्ड बाय, एंजाइना पेक्टोरिस मुख्यतः किसके कारण होता है, एंजाइना पेक्टोरिस इज प्रीमियरली कॉज्ड बाय, एंजाइना पेक्टोरिस इज प्रीमियरली कॉज्ड बाय हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल डिफ्यूजन। मेरे बच्चे आराम से जवाब देंगे भाई। कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ ऑफ एंजाइना सिम्टम, इसमें से कौन सा ड्रग एंजाइना सिम्टम के रिलीफ के लिए इमीडिएटली अगर रिलीफ चाहिए तो कौन सी दवा, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन। सर यूज तो सब कर रहे थे लेकिन इमीडिएट रिलीफ कौन देता है, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से, सबलिंगुअल रूट से जब भी दवा ली जाती है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, फास्ट एक्शन शो करता है, वहीं पर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब है मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी पढ़ेंगे। चलो तो आज के क्लास के लिए इतना ही, 2 डिजीज आज अच्छे से पढ़ ली हैं आप लोगों ने। देखो मैं जल्दीबाजी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगा मुझे टॉप 20 कंप्लीट करने में, 20 क्लास से हो सके ज़्यादा लग जाए, 25 लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे आराम से, समझ के, सोच के, ताकि लंबा खेल सके, पिच पे टिके रहना जरूरी है ना। ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ाएंगे पता चलेगा नौजिया वजिया होने लग जाएगा, जी में तलने लग जाएगा, दिक्कत होगा। आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, बोल रहा है एक बच्चा एस्पिरिन हार्ट अटैक में बिल्कुल यूज होता है, हार्ट अटैक में इसलिए यूज होता है ताकि कहीं क्लॉट बना हुआ है तो क्लॉट और ना बने, है ना। एस्पिरिन भी यूज होता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी यूज होता है, सब बताएंगे। हार्ट अटैक कल हार्ट अटैक का कंडीशन रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टॉप 20 की बुक अभी आप लोगों को पहुंचने में समय लगेगी, तब तक मैं PDF नोट्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उससे पढ़ाई कीजिए एंड अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। और मुझे एक बार कमेंट में बताइए क्या आज के पढ़ाई हुए चीज़ें क्लास में समझ में आई। हाँ, मैं थोड़ा लेस एनर्जेटिक हूँ, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो मुझे अभी थोड़ा पेट में जलन होती है, दर्द होता है, लेकिन मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा एंड फिर मैं उसी एनर्जी लेवल से पढ़ाऊँगा। देखो आज मेरा पढ़ाने का टोन थोड़ा अलग हो गया होगा, जब मैं इंसान जब अंदर से थोड़ा बॉडी से अंदर से फिट रहेगा ना, अंदर से दर्द होता रहेगा, पेट वेट दर्द होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है क्लास में आदमी आ तो जाए, लेकिन दिल से जो मेरा पढ़ाने का टोन है उसमें बच्चा बोर नहीं होता है ना। तो जब मैं इंटरनली फिट महसूस करता हूं तो फिर आप क्लास कभी बोरिंग नहीं हो सकती। जब अंदर से ही इंसान कष्ट में है और किसी तरह से क्लास ले रहा है तो जाहिर सी बात है जब खुद के चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो सामने और बैठे लोगों को कैसे हंसा सकते हैं। लेकिन हाँ, हंसना जरूरी है, हंसने से दुनिया हसीन हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और दुनिया जब हसीन होती है तो फिर आप भी हसीन होते हो एंड फिर मज़ा आता है ना। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।